सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी मतलब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा लेक्चर 1 आ चुका है, चैनल पर जाकर देख लेना। और वो उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से जो कि इंट्रोडक्शन था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, बहुत अच्छे से बताया है। और हमने ये जो हमारा सिलेबस है, नया सिलेबस है हमारे एकेटीयू का, तो हमने इसके अंदर ओवरव्यू से लेकर आर्किटेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था, है ना। और उससे आगे आज हम देखने वाले हैं, तो वहां तक कंप्लीट करके फिर ये लेक्चर देखना। सबसे पहले हम देखें तो व्यू ऑफ डेटा देखेंगे, डीबीएमएस में होता क्या है। थ्री लेवल आर्किटेक्चर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे 2 साल आ चुका है पेपर में, ये आप देख सकते हो। ये में आया था और 10 मार्क्स में आया था, ठीक है। स्कीमा एंड इंस्टेंसेस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेटा मॉडल्स और थ्री लेवल आर्किटेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 10-10 मार्क्स में आए हैं और 2 साल आए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा व्यू ऑफ डेटा इन डीबीएमएस होता क्या है, ठीक है। अब व्यू से क्या समझते हो? व्यू से ये समझते हो कि मतलब कि हर देखो व्यू, एक एक पर्सन का व्यू अलग होता है, एक पर्सन का व्यू अलग होता है, एक थर्ड पर्सन का व्यू अलग होता है, ठीक है। जैसे कि किसी चीज को देखने का व्यू आपका अलग होता है, ऐसे ही दूसरे पर्सन का किसी चीज को देखने का व्यू अलग होता है। ऐसे ही हमें पर्सन टू पर्सन जो डेटा है वो अलग अलग रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अब आपकी एक कंपनी है, मैं आपको ना पहले एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ, बाद में डेफिनेशन पे मूव करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी एक कंपनी है ना। उसके अंदर 3 मैनेजर हैं, ठीक है। 10 एम्प्लॉयज हैं, और यूजर्स हैं, जितने भी हो सकते हैं, यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 मैनेजर और 10 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो ये जो 3 मैनेजर्स हैं, इनके लिए आपकी जो कंपनी का डेटा होगा, ठीक है, वो ज्यादा मतलब कि ज्यादा उस पर सिक्योरिटी वगैरह नहीं होगी, वो अच्छे से देख पाएंगे उसे, ठीक है। और लेकिन एम्प्लॉयज क्या हर टाइप का डेटा देख सकते हैं? नहीं। वो क्या करते हैं, वो क्या है, बहुत लिमिटेड डेटा देख सकते हैं। लेकिन मैनेजर को क्या होगा, अच्छा खासा एक्सेस होगा डेटा देखने का। और उससे भी ऊपर जब ओनर की बात आएगी या सीईओ की बात आएगी, उसके पास उससे भी ज़्यादा एक्सेस होगा। तो ऐसे क्या होता है कि हमें हमारे डेटा का जो व्यू है वो अलग-अलग रखना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए। तो वही आज हम समझने वाले हैं। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ये वाली। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द व्यू ऑफ डेटा refers to how data is presented and organized for users and applications. This view can be broken down into 3 levels of abstraction, which separates how data is stored from how it is viewed and accessed. अब देखो, इसमें डेटा व्यू ऑफ डेटा में हम क्या देखेंगे कि हमारा, देखो आपको सबको पता है कि डेटा कहाँ पर स्टोर होने वाला है, एट द एंड डेटाबेस के अंदर स्टोर होने वाला है, ठीक है। कुछ सर्वर्स के अंदर स्टोर होने वाला है। लेकिन क्या हर किसी को पता होना चाहिए कि सर्वर कहाँ पे रखा हुआ है? क्या हर किसी को पता होना चाहिए कि डेटा सर्वर के अंदर कैसे स्टोर है? मतलब कि आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर्स का आप यूज करके आप डेटा को स्टोर करोगे, जैसे कि आप एरे का यूज करोगे स्टोर करने के लिए, आप लिंक लिस्ट का यूज करोगे। क्या यूजर को वो सब पता होना चाहिए? नहीं पता होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज़र के लिए डायरेक्टली कुछ बटन्स लगाएँगे, कुछ मतलब अच्छा यूआई बनाएँगे कि डायरेक्टली यूज़र उसे देखे और उसे पता चल जाए हाँ, उसका डेटा स्टोर है, ठीक है? तो इसे मतलब कि एक हम 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखेंगे इसके अंदर। अभी हम आगे जब आर्किटेक्चर देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि जैसे डेटा स्टोर होता है, बिल्कुल वैसा यूज़र को नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है? मतलब उसके थोड़ा अलग लेवल का उसको दिखाया जाएगा जो व्यू होगा, ठीक है? तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और स्कीमास आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, ये हमारा 2023-24 एंड 2022-23 में पूछा गया था एकेटीयू में 10 मार्क्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको ये पूरा आर्किटेक्चर बनाना है। समझते हैं सबसे पहले 3 लेवल आर्किटेक्चर होता क्या है। 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है हमारा कि हम जो हमारा डेटा स्टोर्ड है ना, उसे 3 तरीके से हम दिखाएंगे। मतलब कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको एक लेवल पे डेटा दिख रहा होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अलग लेवल पे डेटा दिख रहा होगा, और कुछ यूज़र्स होंगे जिनको एक मतलब अलग ही लेवल दिख रहा होगा, ठीक है? तो हम मतलब कि एक डेटा है जो कि स्टोर है, हम उसको अलग-अलग तरीके से शो कराएँगे यूज़र्स को, ठीक है? तो उसी को हम आर्किटेक्चर में यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो द 3 लेवल आर्किटेक्चर आल्सो नोन एज़ 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, ठीक है? दोनों में से अगर कुछ भी बनाने बोलता है आपको यही वाला आर्किटेक्चर बनाना है। इज़ अ फ्रेमवर्क प्रपोज्ड बाय द एएनसीआई एएनएसआई एंड स्पार्क इन द 1970। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने ये प्रपोज किया था जो हमारा फ्रेमवर्क है 3 लेवल आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा पॉइंट हो लिखने के लिए तो बहुत अच्छी बात होती है। इट प्रोवाइड अ वे टू सेपरेट यूजर्स इंटरेक्शन विथ डेटा फ्रॉम हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड एंड मेंटेन। क्या कर रहे हैं वो, यूजर का जो इंटरेक्शन है डेटा के साथ कि डेटा कैसे स्टोर है, उसे
हटा रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो? यही बस हो रहा है इसके अंदर। द 3 लेवल स्कीमास ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हेल्प क्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी। अब 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि अनवांटेड डेटा को यूज़र से क्या करना, हाइड करना। मतलब कि यूज़र को क्या मतलब कि आप एरे के अंदर डेटा को स्टोर करो या लिंक्ड लिस्ट के अंदर यू स्टोर करो, उसे तो डेटा स्टोर करने से मतलब है ना। तो उसे इतनी नॉलेज नहीं होती मतलब कि ये सब की, उसे बस क्या करना है, उसे अपना डेटा स्टोर करना है, ठीक है? उसे इतना पता होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है और इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी को, क्योंकि यूज़र का जब उसे पता ही नहीं होगा, इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो सिक्योरिटी अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी और एंश्योर करता है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, 3 लेवल आर्किटेक्चर की छोटी-सी डेफिनिशन थी। अब हम पढ़ेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर को, तो आपको अच्छे से पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डेटाबेस है, ये देखो डेटाबेस, ठीक है? तो ये जो डेटाबेस है आपका, ये डेटाबेस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो होता है पूरा का पूरा हमारा डेटा स्टोर है। आपको नहीं पता कि डेटा किस तरीके से स्टोर है, मतलब आपको तो पता है लेकिन यूज़र्स वगैरह को नहीं पता इसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि हम 3 लेवल कौन-कौन सी होती हैं, है ना? सबसे पहले हटाऊँ। पहला जो होता है हमारा लेवल, वो होता है फिज़िकल लेवल, ठीक है? उसे हम इंटरनल लेवल भी बोलते हैं और वहाँ पर डेटा किस तरीके से दिखाया जाता है, मतलब कि यहाँ पर इंटरनल लेवल या फिर फिज़िकल लेवल पर पता है कौन देख रहे होंगे डेटा? वो लोग देख रहे होंगे जो कि इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि फिज़िकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे ये सब चीज़ें दिखाई जाती है, जैसे कि फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा, कैसे डेटा असलियत में स्टोर है, मतलब उसका फिजिकल लेवल, ठीक है? फाइल स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, इंडेक्सेस है ना, उसकी जो एड्रेसेस हैं वो सब। तो यहाँ से डेटा चेंज किया जा सकता है। समझे फिजिकल लेवल ये समझ लो बिल्कुल रॉ लेवल है, जहाँ पे डेटा स्टोर है। समझ गए? अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है, आपका डेटा एंटिटीज़ में स्टोर होता है। टेबल्स में स्टोर होता है, कीज़ में स्टोर होता है, लॉजिकल रिलेशनशिप्स दिखाया जाता है, ठीक है? मतलब इन सब का यूज़ करके आपका डेटा दिखाया जाता है किस तरीके से स्टोर है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स कैसी हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ आपके फिज़िकल लेवल पे, जैसे कि मैं आपको 1 मिनट, कि आपके फिज़िकल लेवल में ये डिफ़ाइन कर दिया कि जो आप एक हमने ना एक स्टूडेंट नाम की एक मतलब हमने टेबल बनाई है, जो कि हम इसके अंदर डेटा स्टोर करेंगे। अब इसके अंदर हमने बहुत सारे अपने एट्रिब्यूट्स वगैरह बना लिए, जैसे कि हमने नेम बना लिया, ठीक है? जैसे कि हमने इसके अंदर नेम बना लिया, जैसे कि हमने एक रोल नंबर बना लिया, ठीक है? अब हमने फिज़िकल लेवल पे ये पता है कि ये नेम किसके अंदर स्टोर है, नेम हमारा ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग के अंदर स्टोर होगा, ठीक है? और हमारा रोल नंबर नंबर के अंदर स्टोर होगा, इंटीजर के अंदर स्टोर होगा, ठीक है? तो ये हमने फिज़िकल लेवल पे रख दिया। अब हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इसे कैसे दिखाएँगे? हम डायरेक्टली नेम करके दिखा रहे होंगे, है ना? अगर हम ईआर मॉडल का यूज़ करें, अभी हम आगे पढ़ेंगे ईआर मॉडल, तो हम उसे क्या एंटिटी और एट्रिब्यूट्स की रिलेशनशिप्स के अंदर दिखा रहे होंगे, ठीक है? तो समझ रहे हो? ऐसे हम डेटा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे दिखाएँगे जिससे कि यूज़र को दिक्कतें ना आएँ, ठीक है? समझ गए? अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सटर्नल लेवल की। एक्सटर्नल लेवल पे हमें ना तो एंटिटी दिखानी है, ना तो रिलेशनशिप दिखानी है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हर व्यूअर का अपना जो व्यू होगा वो अलग होगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर अब हम 3 व्यूअर्स की बात करें, 3 व्यूअर्स की बात करें तो आप जैसे कि आपकी एप्लीकेशन नहीं है, मतलब आप जैसे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, ठीक है? उसपे आपका व्यू अलग होता है, एक पर्सन का अलग व्यू होता है और थर्ड पर्सन का अलग व्यू होता है। क्या आपने जो सर्च किया नहीं, जैसे कि आपके जो एक्सप्लोर वाला पेज होता है इंस्टाग्राम के अंदर वो अलग आता है व्यूअर 1 का। ऐसे ही व्यूअर 2 का वो एक्सप्लोर वाला पेज अलग आता है। वैसे ही व्यूअर 3 का एक्सप्लोर वाला पेज अलग आता है। तो क्या होता है एक्सटर्नल लेवल पे जो व्यूज़ होते हैं बहुत सारे होते हैं। मतलब कि हर एक यूज़र के लिए अलग-अलग व्यूज़ होता है, ठीक है? समझ गए? ये होता है हमारा क्या 3 लेवल आर्किटेक्चर हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 3 लेवल आर्किटेक्चर आप कह सकते हो या 3 स्कीमा आर्किटेक्चर कह सकते हो, ठीक है? अब हम इन सबको एक-एक करके पढ़ेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ मतलब कि यहाँ पे तो मैंने आपको कॉन्साइज़ वे में बस एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम से, लेकिन यहाँ पर सारी डेफिनिशंस वगैरह लिखी हुई है जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनल लेवल जो कि हमारी फर्स्ट लेवल है, ये समझ सकते हो आप। इसे हम फिजिकल स्कीमा भी कहते हैं। स्कीमा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल मत समझो, बस इसे ये समझ लो कि स्कीमा एक हमारा स्ट्रक्चर होता है या फिर डिज़ाइन होती है, उसे हम स्कीमा बोलते हैं। इसके बाद ही हम स्कीमा और इंस्टेंसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो देखो डेफिनिशन पढ़ें इसकी इंटरनल लेवल की, तो द इंटरनल लेवल रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा, है ना? फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे फिजिकली स्टोरेज है, जैसे कि हार्ड ड्राइव में स्टोर है, यूएसबी में स्टोर है, एसएसडी में स्टोर है, वो सारी चीज़ें, ठीक है? It define how data is stored on the storage medium, ठीक है? इंक्लूडिंग फाइल स्ट्रक्चर्स,
इंडेक्सेस एंड मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर सारी चीजें भी बताई जाएंगी कि फाइल स्ट्रक्चर क्या है उसका, उसके अंदर कौन कौन से इंडेक्सेस का यूज किया गया है और कैसे मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटेजीज का भी यूज किया गया है। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि दिस लेवल फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड स्टोरेज इफिशियंसी ऑफ डेटा। ठीक है, ये दोनों चीजों पर काम करती है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे और स्टोरेज इफिशियंसी पे। ठीक है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? मैनेजिंग स्टोरेज फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है हमारे डेटा कहाँ पर, आपको बताओ एंड ऑफ द डेटा कहाँ कैसे स्टोर होता है कंप्यूटर में? बाइनरी में स्टोर हो रहा होता है, टेक्स्ट में स्टोर हो रहा होता है, या फिर अगर हम इमेजेस की बात करें तो पिक्सल्स में स्टोर हो रहा होता है। ठीक है, तो एंड ऑफ द में यही सब होता है। तो ये सब क्या यूजर को बताना जरूरी है? नहीं है। हैंडलिंग द स्टोरेज डिवाइसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्क और एसएसडी में डेटा होता है, उन्हें भी हैंडल करना पड़ता है। मैनेजिंग फिजिकल स्ट्रक्चर्स लाइक इंडेक्सेस, ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें भी, है ना। फिर आते हैं एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझते हैं। अ डीबीएमएस माइट स्टोर कस्टमर डेटा इन रोज इन अ बाइनरी फाइल एंड यूज इंडेक्सेस टू मेक सर्चिंग फास्ट। अब एक हमारा एग्जांपल है कि कस्टमर का हम एक स्टोर है कस्टमर का, उसका हम डेटा बाइनरी फाइल्स में स्टोर कर रहे हैं इन रोज में, और हम इंडेक्सेस का यूज करें किसके लिए? सर्च करने के लिए उस डेटा को। ठीक है, तो अगर आपको इंडेक्सेस का मतलब पता है, जैसे कि एड्रेस होता है उसे आप इंडेक्सेस कह सकते हो, और हम बाइनरी फाइल्स में स्टोर कर रहे हैं डेटा। ठीक है, जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल भी ऐसी ही होती है। ठीक है, समझ गए? मतलब बाइनरी फाइल हो, ये हो गया इंटरनल लेवल स्कीमा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्चुअल लेवल, जो कि हमारा लॉजिकल स्कीमा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में देखें तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि बहुत, मतलब कि बहुत ज्यादा इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है, यूजर को कुछ भी नहीं पता होता, बस वो क्या करता है कि जैसे कि ईआर मॉडल होता है या फिर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, ऐसे हम मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे डेटा का, डेटा मॉडल्स का, वो हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको भी। द कॉन्सेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, मतलब एक ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है डेटाबेस का। ठीक है, फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब इसके अंदर कुछ भी आपको बाइनरी वगैरह का नहीं खेलना, आपको लॉजिकल पर्सपेक्टिव से चलना है। लॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जैसे कि एक स्टूडेंट है, तो आपने स्टूडेंट का डायरेक्टली एक बॉक्स बना दिया स्टूडेंट है। ठीक है, आप स्टूडेंट क्या कर रहा है कि स्टूडेंट और क्या बोलते हैं, कोर्सेज में कुछ रिलेशनशिप है, तो उन दोनों में कुछ रिलेशनशिप शो कराएगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं क्या? कॉन्सेप्चुअल लेवल का एक स्कीमा। ठीक है, इट डिफाइन द रिलेशनशिप, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब एंटिटीज क्या होती है? स्टूडेंट एक हमारा एट्रीब्यूट एंटिटी हो गया, स्टूडेंट का नेम हमारा एट्रीब्यूट हो गया। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स हमारे होते हैं क्या? रूल्स, है ना, जो हम रूल्स लगाएंगे इसके अंदर, जो हम लिमिटेशंस लगाएंगे कि हमें स्टूडेंट का नेम इतने से इतना ही चाहिए। ठीक है, मतलब कि 20 वर्ड का ही होना चाहिए, 20 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कंस्ट्रेंट्स से आ जाता है। This level abstract what data is stored in the database and the relationship among them। ठीक है, क्या डेटा स्टोर है वो बताता है, और उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो डिफाइनिंग एंटिटीज, एंटिटीज को डिफाइन करता है, जैसे कि कस्टमर, ऑर्डर, इन्हें डिफाइन करता है, एंड उनके बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ठीक है, ईच कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स, ये जैसे कि यहाँ पर है ना, एक हमारी रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है कि एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर्स को क्या कर सकता है? प्लेस कर सकता है। तो एक कस्टमर और ऑर्डर्स के बीच में क्या हुआ? वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशन हुआ, मतलब कि एक हमारा कस्टमर है ए और हमारे मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, जैसे कि मैंने अगर फ्लिपकार्ट बिलियंस पे बिग बिलियंस सेल्स में से कि 10 ऑर्डर किए। ठीक है, तो ये जो मेरे ऑर्डर्स हैं और मैं तो अकेला ही हूँ ना, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है? वन टू मैनी रिलेशनशिप हो गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, क्रिएटिंग टेबल्स। आप इसके अंदर टेबल्स का भी क्रिएट कर रहे होंगे, है ना, और कॉलम्स को क्रिएट कर रहे होंगे, डेटा टाइप्स को बता रहे होंगे, कीज को बता रहे होंगे। अभी हम कीज का कॉन्सेप्ट शायद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, सब सारे कीज पढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजिंग लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, और उन टेबल्स के बीच में कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं उनको हम मैनेज कर रहे होंगे। जैसे कि एक हमारी कस्टमर की टेबल हम बनाते हैं, जिसके अंदर हम कस्टमर का नेम, ईमेल, एड्रेस लेते हैं, और एक हमारी ऑर्डर की टेबल बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कस्टमर की आईडी होगी ना यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिससे कि हम पता लगा सकें कि कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर का है। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल चिंता मत करो, आगे जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि अभी आप बस ये समझो कि कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हम कौन किस किस चीजों पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है,
हम रिलेशनशिप एंटिटीज इन सब पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजिंग लॉजिकल रिलेशनशिप्स, इसके अंदर हम, ये तो हो गया ना, हाँ। अब इसके अंदर हम एक एग्जांपल देखते हैं। अ लॉजिकल स्कीमा माइट डिफाइन अ कस्टमर टेबल्स विथ एट्रीब्यूट्स लाइक कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, ठीक है। समझ गए? मतलब कि आप इसके अंदर क्या करोगे, एक लॉजिकल स्कीमा बनाओगे जिसके अंदर आपने एक बनाई क्या, कस्टमर टेबल, और कस्टमर टेबल के अंदर आपने कुछ एट्रीब्यूट्स बना दिए, कस्टमर आईडी, नेम और ईमेल। और ये जो आप टेबल बनाओगे, ये टेबल कुछ कैसी दिख रही होगी, जैसे कि ये टेबल आपने बना दी। ये जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, ये आपके हमेशा ऊपर यहाँ पर आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर एक कस्टमर, ये कस्टमर टेबल है हमारी, कस्टमर टेबल, ठीक है। और अब इसके अंदर जो आपके एट्रीब्यूट्स है वो कैसे डिफाइन होंगे, यहाँ पर आपकी आएगी कस्टमर आईडी, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका नेम, यहाँ पर आएगी आपकी ईमेल। तो ये आपकी क्या बन गई, कस्टमर टेबल बन गई, ठीक है। जिसके अंदर आप यहाँ पर कस्टमर की आईडी, नेम और ईमेल फिल करके यहाँ पर आप कस्टमर की जो है डेटा अपना फिल कर सकते हो, ठीक है। इट मे ऑल्सो डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड ऑर्डर, ठीक है। और यहीं पर आप कस्टमर आईडी का नेक्स्ट टेबल में यूज करके क्या कर सकोगे, उन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन कर सकोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारा क्या, एक्सटर्नल लेवल व्यू स्कीमा। अब जो एक्सटर्नल लेवल होता है, इसमें ना तो आपको टेबल वगैरह डिफाइन करनी होती है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको डेटा ही मिल रहा होता है, ठीक है। तो देखो समझते हैं इसको भी। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, द एक्सटर्नल लेवल डिफाइन हाउ द डेटा इज व्यूड बाय इंडिविजुअल यूजर्स और एप्लीकेशन। इट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग डिफरेंट व्यूज ऑफ द सेम डेटा बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द वेरियस यूजर ग्रुप। अब देखो किसी, अब आपके, अब फ्लिपकार्ट पे आप जाते हो, क्या आपको फ्लिपकार्ट पे सारे डेटा बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो आप डेटा देख रहे हो, जैसे कि आपको रिकमेंडेशन, जैसे कि अब मैं ना अपने पेट के लिए बहुत सारे सामान वगैरह देखता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या रिकमेंडेशन आती है कि डॉग फूड देख लो आप, या फिर कॉलर्स, लीश, ये की मेरे को रिकमेंडेशन आती है। क्या वही रिकमेंडेशन आपके पास आ रही होगी? नहीं, आपके पास नहीं आ रही होगी। शायद आप किचन अप्लायंसेस वगैरह का सामान देखते हो तो आपको उसके आ रहे हो, या शायद आप स्पोर्ट्स का ज्यादा देखते हो तो आपको उसके कुछ वो सब लेने के आ रहे हो, ठीक है। तो मतलब क्या है, सबके लिए जो व्यू रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। मैं आपको मतलब मोटा मोटा समझा दिया है कि आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। The external define how the data is viewed by individual users or applications focus on the providing different views of same data। अब डेटा तो सारा सेम ही है ना, लेकिन कुछ पर्सन के लिए वो डेटा अलग दिखाया जा रहा है, कुछ पर्सन के लिए वो डेटा अलग दिखाया जा रहा है, ठीक है। पर्पस क्या है इसका, पर्पस ये है कि द लेवल प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सिंपलिसिटी बाय शोइंग ओनली द नेसेसरी पार्ट ऑफ द डेटाबेस टू डिफरेंट यूजर while हाइडिंग इररिलेवेंट और सेंसिटिव डेटा, ठीक है। ये तो अच्छी बात है कि आप सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आप, क्या मैं उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। और मेरे, अगर मेरे को वही सामान खरीदना है और मेरे को वो होम पेज पर ही दिख जाता है, तो मेरे लिए क्या होगा, वो सिंपलिसिटी रहेगी, ठीक है। समझ गए? अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड व्यूज, आपको अलग अलग व्यूज बनाने पड़ेंगे अलग अलग लोगों के लिए, फॉर डिफरेंट यूजर रोल। जैसे कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव माइट ओनली सी कस्टमर नेम्स एंड सेल्स डेटा व्हाइल एन एचआर पर्सन माइट सी एम्प्लॉयज डिटेल। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, यहाँ पर मैं आपको एक बताता हूँ चीज, कि जैसे कि आपके पास ना एक एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, जिसके अंदर है ना, उस एप्लीकेशन पे ना, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वहां से डेटा लेते हैं, अपनी एक कंपनी आपकी, उसकी एक एप्लीकेशन, ठीक है। वहां पर क्या है, आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि जो सेल्स वगैरह करते हैं। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ क्या देख रहे हो, कस्टमर्स का डेटा देख रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा व्यू बनाना है। और जो एचआर हैं वो सिर्फ एम्प्लॉयज का डेटा देख रहे हो, ठीक है। आपको एक ऐसा व्यू बनाना है। समझ गए? मतलब आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। A sales report view might show only customer name and sales amount for the customers and orders table without exposing other sensitive information like customer address or credit card details। अब देखो क्या होता है कि है ना, अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, मतलब कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा कंपनी से और आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसे कॉल करते हो, ठीक है, मतलब कस्टमर केयर पे आप कॉल करते हो। तो क्या होगा, कंपनी, क्या जो कस्टमर केयर पे वहाँ पे जो कॉलिंग वगैरह पे बैठे हुए, क्या उनको आपका वो सारा डेटा दिखाते होंगे? नहीं, आपका वो सारा डेटा नहीं दिखाते होंगे। आपका बस, आपको वहाँ पर नाम दिख रहा होगा, आपके ऑर्डर की आईडी दिख रही होगी, आपने क्या ऑर्डर लिया है वो दिख रहा होगा। क्या आपका एड्रेस दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। आपका मतलब कि कोई एज वगैरह वो सब नहीं दिखा रहे होंगे, जो बस ज़रूरत की डेटा है वो उनको दिख रहा होगा, ठीक है? समझ गए इस बात को भी? बहुत आई थिंक लंबा लेक्चर जा रहा है यार, इसे थोड़ा कम रखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ थ्री लेवल आर्किटेक्चर। बेनिफिट्स क्या है? डेटा एक्सट्रैक्शन, मतलब कि आपको फालतू का डेटा नहीं देखना पड़ता, अनवांटेड डेटा हाइड हो जाता है। डेटा इंडिपेंडेंसी, डेटा इंडिपेंडेंसी बहुत अच्छा टॉपिक है और आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। मैं आपको बता दूं डेटा इंडिपेंडेंसी का सीधी सा मतलब, जैसे कि एक आपका लॉजिकल लेवल है, एक आपका क्या है एक आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल है, एक आपका एक्सटर्नल लेवल है और एक आपका क्या है इंटरनल लेवल है। अब अगर आप इंटरनल लेवल में कुछ चेंज करते हो, ठीक है, तो वो जो चेंज है वो आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल में कोई भी दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज करते हो, तो वो जो डेटा है आपका, वो आपका ऊपर नहीं दिक्कत देगा, ना तो नीचे वाली लेयर में दिक्कत देगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? डेटा इंडिपेंडेंस कहते हैं, कि मतलब आप अलग-अलग लेयर्स में डिफरेंट अपने चेंजेस अलग-अलग कर सकते हो बिना किसी दिक्कत से, ठीक है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? आप चेंजेस कर रहे हो इंटरनल लेवल ऑफ स्टोरेज में बिना अफेक्ट करे कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल को, ठीक है, समझ गए? ऐसे ही आप लॉजिकल में कर रहे हो। अब इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो इम्प्रूव हो ही जाती है इसके अंदर, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है कि जब आपको अलग-अलग मल्टीपल यूजर्स को अपने व्यूज अलग-अलग मिल जाएँगे, बिना इम्पैक्ट करे किसी लॉजिकल स्ट्रक्चर को डेटाबेस के, तो वो क्या रहेगा? फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा एकदम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इंस्टेंसेस एंड स्कीमा। अब देखो इसको ना मैं आपको पहले बता दूं कि ये एक बस आप मैं एक एक वर्ड बताता हूँ उससे समझो, ठीक है। स्कीमा जो होता है हमारा वो होती है एक डिजाइन या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इंस्टेंस जो होता है हमारा वो होता है इस डिजाइन और स्ट्रक्चर में जो हमारा डेटा होता है वो हमारा होता है इंस्टेंस, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि है ना, एक जिम ओनर है, ठीक है, जिम ओनर है और उसने ना अपने मतलब जिम के लिए ये समझ लो एक टेबल बनाई है, ठीक है, टेबल बनाई है, मतलब यार कितनी टेबल बना रहा हूँ, एक टेबल बनाई है। और उस टेबल के अंदर कितनी कॉलम है? उस टेबल के अंदर 3 कॉलम है। वो 3 चीजें लेगा। एक तो नेम लेगा, जो भी पर्सन जो भी मेंबर आ रहा है, और उसका एक वेट लेगा, ठीक है, और एक उसकी एज लेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें वो लेगा और ये इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि मैं भाई ये 3 चीजें रजिस्टर करवाऊंगा जब भी वो कोई भी नया बंदा आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक स्कीमा हो गया। जिम ओनर ने अपनी मतलब कि डेटाबेस का एक स्कीमा बना दिया कि हम ये जो 3 चीजें हैं ये रजिस्टर कराएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ? पहले बंदा आया, उसने रजिस्टर किया, जैसे पहले बंदे का नाम सूरज है, वो सूरज आया और उसका वेट लाइक 55 kg है और एज है 20, है ना। और अब सेकंड बंदा आया हमारा गगन, और उसका जो वेट है वो है हमारा 60 और जो एज है उसकी वो है कितनी? 25, ठीक है। सो अब क्या करते हैं? अब हमारी डेट है आज कितनी? आज डेट है हमारी 4 अक्टूबर, ठीक है। तो 4 अक्टूबर को अब क्या होता है कि अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या डेटा है। तो अब हम अगर हम इसकी कॉपी बना के निकालें, तो ये जो होगा ये होगा हमारा इंस्टेंस, ठीक है, इसे कहेंगे इंस्टेंस, ठीक है, समझ गए। तो इंस्टेंस क्या होता है कि जैसे हम 4 अक्टूबर को करेंगे तो ये दो डेटा रहेंगे हमारे पास। अगर हम 5 अक्टूबर को करेंगे तो शायद एक और दो तीन और एनरोलमेंट आ गई, तो हमारे पास डेटा क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इंस्टेंस क्या होता है हमारा? इंस्टेंस होता है हमारा डायनेमिक। लेकिन अब हम यहाँ पर स्कीमा पहले चेक करते तब भी स्कीमा यही रहने वाला था, 3 कॉलम। और लास्ट में मतलब 5 को या 6 को या 7 को कभी भी चेक करते तब भी ये 3 कॉलम रहने वाले थे, ठीक है। तो स्कीमा हमारा चेंज नहीं होता, स्कीमा हमारा स्टैटिक होता है और जो हमारा इंस्टेंस है वो हमारा क्या होता है? डायनेमिक होता है, जो कि मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलो डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन डेटाबेस इंस्टेंसेस एंड स्कीमास आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट टू दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द स्टेट ऑफ द डेटाबेस, है ना। मतलब इंस्टेंसेस क्या बताते हैं? स्टेट बताते हैं, ठीक है। मतलब हर एक टाइम पर आप स्टेट दे सकते हो। दे हेल्प डिफाइन हाउ डेटा इज स्टोर्ड, रिप्रेजेंटेड एंड मैनिपुलेटेड ओवर द टाइम, ठीक है। अब हम स्कीमा की डेफिनेशन की बात करें तो अ स्कीमा इज द ओवरऑल डिजाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना, डेटाबेस का ओवरऑल डिजाइन होता है या स्ट्रक्चर होता है। इट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एंटिटीज हम टेबल मान के चल रहे हैं, जैसे कि हमने एक मेंबर्स की एंटिटी बनाई थी, ऐसे ही हम उसके साथ साथ कि कौन मेंबर किस मेंबर्स ने और सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लिए हैं या फिर पर्सनल ट्रेनर लिया है, उसके लिए एक हम अलग टेबल बना सकते हैं। उन दोनों में रिलेशनशिप्स क्या है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कीमा इस चीज में काम आता है। अभी आप जितना मैंने आपको समझाया उतना समझो, ज्यादा आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है? नेचर है कि ये स्टैटिक होता है, इसको आप कभी भी चेक कर लो वो सेम रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसे कंपोनेंट
कंस्ट्रेंट क्या क्या होते हैं, आप इसके अंदर टेबल बनाते हो, टेबल के अंदर आप इसके अंदर कॉलम्स बनाते हो, मल्टीपल टेबल्स के अंदर आप रिलेशनशिप्स बनाते हो, और आप कंस्ट्रेंट्स भी डिवाइन डिफाइन करते हो कि मतलब आपकी टेबल किस हिसाब से रहनी चाहिए और उसके अंदर रूल्स वगैरह क्या रहनी चाहिए, मतलब कि इसके अंदर प्राइमरी की, यूनिक कांस्टेंट, फॉरेन की, ये सब आप डिफाइन कर रहे होते हो। तो देखो ये जो है ना, ये जो प्राइमरी की, फॉरेन की है ना, ये सब हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। आगे आपके सिलेबस में है तो आराम से पढ़ेंगे, अभी मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्कीमास, एक हमारा फिजिकल स्कीमा होता है, एक हमारा लॉजिकल स्कीमा होता है, एक हमारा वी स्कीमा होता है। और बिल्कुल ये बिल्कुल किसकी तरह है, ये हमारा बिल्कुल उसकी तरह है जो हमने अभी 3 लेवल आर्किटेक्चर देखा था, बिल्कुल उसी की तरह है स्कीमा, ठीक है। तो आप एक बार रीड करोगे तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने ना एक स्कीमा बना रखा है, ऐसे हम स्कीमा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक क्रिएट टेबल, यानी कि हमने एक टेबल बनाई और उसका नाम दे दिया क्या, कस्टमर। तो हमारी टेबल का नाम क्या है, कस्टमर। और यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें पूछी है, यहाँ पर देखो, हमने टेबल का नाम क्या दिया, कस्टमर। तो हमारी एक टेबल बन गई होगी और उसका नाम आ गया होगा क्या, कस्टमर। और अब क्या है, कस्टमर आईडी, एक हमने कॉलम बनाया किसका, कस्टमर आईडी का। और वो क्या रहने वाला है, हमारा प्राइमरी की रहने वाला है और वो इंट रहने वाला है, यानी कि इंटीजर्स रहेंगे उसके अंदर। फिर दूसरा आया हमारा नेम का, नेम का हमने कॉलम बनाया जो कि हमारा वेर कैर यानी कैरेक्टर होने वाला है, और हम 100 लेटर्स तक, 100 अल्फाबेट्स हम कैरेक्टर में डाल सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली हमने क्या लिख रखा है, एसक्यूएल की क्वेरी लिख रखी है टेबल बनाने के लिए, ठीक है। और अब आता है हमारा ईमेल के लिए, एक हमने अलग कॉलम बना लिया और एक हमने कॉलम बना लिया किसके लिए, एड्रेस के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हमने स्कीमा बना लिया। और अब हम जब भी डेटा एंटर करेंगे, अभी हम मैं आपको इंस्टेंसेस के एग्जांपल में दिखाऊंगा हम डेटा इसके अंदर कैसे एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एक स्कीमा बन जाएगा और अब इसके अंदर आप कितना भी डेटा एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम इंस्टेंसेस देखते हैं। ये रहा इंस्टेंसेस। तो देखो इंस्टेंसेस में क्या है, डेफिनेशन क्या है, इस इंस्टेंस एन इंस्टेंस इज रिफर टू द एक्चुअल डेटा इन द डेटाबेस। एक्चुअल डेटा को रिफर कर रहा है वो, जो भी हमारा स्कीमा था वो तो स्ट्रक्चर था, लेकिन उसके अंदर जो एक्चुअल नेम होगा, एक्चुअल ईमेल होगा, वो हमारा होगा इंस्टेंस, ठीक है। तो इसका नेचर क्या होता है, ये डायनेमिक होता है। अगर आप जैसे 4 अक्टूबर को चेक कर रहे थे तो उसके अंदर 2 नेम थे, लेकिन आप 5 अक्टूबर को चेक करते हो उसके अंदर अगर ज्यादा एंट्रीज आ गई होती तो वो इंस्टेंस क्या होता, बदल गया होता, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखो इंस्टेंस का एग्जांपल देखो, वहां पर हमने क्या बनाया था, कस्टमर एक हमने क्या बनाई थी, कस्टमर एक हमने टेबल बनाई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करेंगे उसके अंदर डेटा को। तो हमने क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इंसर्ट करें, कस्टमर के अंदर इंसर्ट करें। उसके अंदर क्या, पहला पैरामीटर कस्टमर आईडी, दूसरा क्या है हमारा नेम, तीसरा क्या है हमारा ईमेल, और चौथा क्या है हमारा एड्रेस। और यही इसी फॉर्मेट में हम डेटा इंसर्ट करेंगे। अब वैल्यूज क्या क्या जाने वाली है, वैल्यूज पहले हमने कस्टमर आईडी डाल दी 1, उसका नाम है एलिस, और उसकी ईमेल क्या है, alice@example.com, और उसका एड्रेस क्या है, 123 एलन स्ट्रीट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ऐसे का ऐसा डेटा टेबल में जाके लग जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने अभी तक समझ लिया होगा इंस्टेंस और स्कीमा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको ना ये सारी चीजें अगर याद नहीं रहती, ठीक है, तो आपको ये टेबल हमेशा याद रखनी है, क्योंकि पेपर में क्या होता है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी याद आ गया तो आप पूरा पूरा पैराग्राफ लिख दोगे उसके ऊपर, ठीक है। तो देखो स्कीमा क्या होता है, एक हमारा ब्लूप्रिंट होता है या फिर स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, ठीक है। और इंस्टेंस क्या होता है, एक हमारा एक्चुअल डेटा स्टोर्ड होता है डेटाबेस के अंदर, जो कि एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। इसका नेचर स्टैटिक होता है, इसका नेचर डायनेमिक होता है। ये डिस्क्राइब करता है हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या बता रहा होगा कि कैसे डेटा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और कैसे स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या बताएगा, ये एक्चुअल वैल्यू को रिफर कर रहा होगा, एक्चुअल कंटेंट को रिफर कर रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर जो एग्जांपल हम दे तो टेबल डेफिनेशन, कॉलम टाइप्स, कांस्टेंट्स, ये सब चीजें आती है। और इसके अंदर रोज ऑफ डेटा इन अ टेबल, जो रोज होती हैं, ये रोज मतलब कि टेबल जो होती है हमारी, उसके अंदर जैसे कि ये नेचर है, स्टैटिक है, डायनेमिक, ये क्या है, ये रोज है, ठीक है। ऐसे डेटा फिल रहता है उसके अंदर। अगर हम चेंजेस की बात करें तो टिपिकली अपडेट होगा व्हेन द डेटाबेस इज मॉडिफाइड, जब भी आप पूरे अपने डेटाबेस को मॉडिफाई करोगे तब ये चेंज होगा। लेकिन ये कब चेंज होगा, ये ओवर द टाइम चेंज होता रहेगा, जैसे ही अपडेट होगा या फिर कुछ भी नया इंसर्ट होगा तो वो अपडेट होता रहेगा इंस्टेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, इंस्टेंस आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखो एक हमारा यहाँ तक हमारे कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक हमारा 3 लेवल आर्किटेक्चर कंप्लीट हो गया, व्यू ऑफ डेटा कंप्लीट हो गया, और हमारा इंस्टेंस एंड स्कीमा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा डेटा मॉडल्स। अब देखो डीबीएमएस के अंदर, मतलब डीबीएमएस के पेपर के अंदर आपको डेटा जो मॉडल्स हैं, ये हमेशा पूछा ही जाता है। मतलब कि देखो 2021-22 में और 2022-23 में आया था 10 मार्क्स में, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स इन डीबीएमएस, एक्सप्लेन देम। अब इसके कुछ डायग्राम्स हैं, अगर आपको वो याद हो जाते हैं तो आपको ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल रहा था, क्योंकि यार लेक्चर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सबको ऐसा लगता है कि लेक्चर बहुत बड़ा है तो वीडियो ना देखें। लेकिन है ना यार, सच में मैं बहुत डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए लेक्चर बड़े हो जाते हैं, ठीक है।
So देखो, in a database management system, data models define how data is stored, organized and manipulated. अब हम पहले तो क्या बात कर रहे थे व्यू ऑफ डेटा में कि कैसे डेटा दिखाया जाए, लेकिन हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि डेटा मॉडल्स डिफाइन हाउ द डेटा इज स्टोर्ड, कैसे डेटा स्टोर्ड है, कैसे हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराएगा फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंटिटीज एंड ऑफर रूल्स फॉर हैंडलिंग डेटा ऑपरेशंस। समझ में आ गया? मतलब कि लाइन से ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो एंटिटीज़ हैं, डेटा एंटिटीज़ हैं, उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करने के लिए एक हमें प्रॉपर फॉर्मेट मतलब प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया जाता है और उनके बीच में जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, उसके लिए भी एक हमें प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाता है डेटा मॉडल्स के अंदर। अभी ये बस हमें क्या करना है कि हमें अपनी यूज़ केस के हिसाब से मॉडल को चूज़ करना है और उसके हिसाब से हमें डेटाबेस बनाना है, ठीक है? तो चलो एक-एक करके यहाँ पे पहले ये भी पढ़ लेते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मॉडल्स, है ना? Data models, each serving different purposes, providing various methods for organizing and accessing data. The most commonly used model in DBMS are, तो देखो मैं आपको 5 मॉडल बताऊंगा, इसमें से आप 4 भी याद कर लोगे तो पेपर के अंदर अच्छे से लिख कर आओगे ना, तो आपको पूरे 10 7 नंबर का आएगा ना आपका, तो मिल जाएंगे 7 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर में आया था पेपर, क्योंकि पिछले तो सारे 10 नंबर के ही आ रहे थे ना, आपका ही आएगा पहली बार 7 नंबर का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा हेरारिकल मॉडल। हेरारिकल मॉडल आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इसके अंदर हेरारकी बन गई होगी, यानी कि पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप आएगा इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, द हेरारकी मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। पहले मैं इसे छोटा कर दूं थोड़ा। ये क्या करता है, अपने जो भी डेटा है उसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बना के रखता है, ठीक है। वेयर ईच रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड एंटिटी बोलते हैं उसको, हैव सिंगल पेरेंट एंड ईच पेरेंट हैव मल्टीपल चिल्ड्रंस, ठीक है। मतलब कि हर एक चिल्ड्रन के पास एक ही पेरेंट्स हो सकता है और एक पेरेंट्स के पास मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकती है, ठीक है। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की बिल्कुल तरह है ये, ठीक है। अभी हम आगे नेटवर्क पढ़ेंगे, वो बिल्कुल ग्राफ की तरह है, ठीक है। ट्री में क्या होता था कि कोई लूप नहीं बनता था, ठीक है, और एक हर एक चिल्ड्रन का एक ही पेरेंट्स होता था, एक से ज्यादा नहीं होता था, और रूट ट्री भी, रूट जो नोड होता था वो भी एक होता था, ठीक है। उसी के हिसाब से ये समझ लो आप, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, डेटा इज अ रिप्रेजेंट एज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड दीस रिकॉर्ड्स आर द कनेक्टेड थ्रू पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे कि एक कंपनी है, उसके 2 डिपार्टमेंट है और उस एक डिपार्टमेंट में से एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई है, तो ये क्या है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और इसको हम कह सकते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बस आपको यही याद करना है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, एक डेफिनेशन याद करो और एक स्ट्रक्चर याद करो, हो क्या काम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क मॉडल। अब जो ये नेटवर्क मॉडल होता है ना, ये हमारा बिल्कुल ग्राफ की तरह है। इसके अंदर क्या होगा, द नेटवर्क मॉडल एक्सटेंड द हायरार्किकल मॉडल बाय अलोइंग मोर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। यहाँ पर क्या हो सकता है, आपके जो चिल्ड्रन है उनके मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो अलाउ हो जाते हैं, ठीक है। डेटा इज ऑर्गेनाइज एज अ ग्राफ, है ना, ग्राफ की फॉर्म में डेटा आपका ऑर्गेनाइज होता है। बस आपको ये याद रखना है कि हायरार्किकल में आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर की तरह है और इसमें आपका ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की तरह है, विद रिकॉर्ड्स कनेक्टेड बाय पॉइंटर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है आपका इसका, डेटा रिकॉर्ड्स आर कनेक्टेड थ्रू सेट्स व्हिच डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स, ठीक है। बहुत इजी सी आपके, बस आपको ये याद रखना है कि आपके जैसे कि ये जो है ना, ये कहीं पर भी आपके कनेक्टेड हो सकते हैं। मतलब कि ये जो एक सप्लाईज है, ठीक है, एक सप्लाईज है और यहाँ पे सप्लाईज ए है, यहाँ पे प्रोडक्ट 1 है, एक सेकंड प्रोडक्ट है, तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पर एक लूप भी बन रहा है, आप तब भी कनेक्ट कर रहे हो। तो ये क्या है, नेटवर्क मॉडल है। मतलब कि ये बहुत, जैसे कि अगर आपको रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा रखने हैं अपने जो एंटिटीज है उनके बीच में, तो आप नेटवर्क डेटा मॉडल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल। तो देखो एक रिलेशनल डेटा मॉडल और एक ईआर मॉडल, ठीक है, ईआर डेटा मॉडल, वो दोनों आपके बहुत ज्यादा काम के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो डेटा होगा वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं, आपको बस रीड करवा देता हूँ। द रिलेशनल मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स वेयर ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो रोज में क्या होता है, आपके रिकॉर्ड्स डिफाइंड होते हैं और कॉलम्स के अंदर क्या डिफाइंड होते हैं, आपके एट्रीब्यूट्स डिफाइंड होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जैसे आपके नेम आप ले रहे हो, आप ईमेल ले रहे हो, आप और कस्टमर आईडी ले रहे हो, वो सब क्या आपके एट्रीब्यूट्स हैं। अब जो भी आपका डेटा आ रहा है, जैसे कि वन सागर, और जो भी आपकी ईमेल आ रही है, वो हमारे क्या हो गए, रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आर डिफाइंड थ्रू फॉरेन कीज। और देखो यहाँ पर जैसे ये जो है ना, कस्टमर आईडी यहाँ पर है और यहाँ पर कस्टमर आईडी है, तो ये क्या है, फॉरेन कीज के थ्रू आप इनके बीच में रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, अभी देखो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना रिलेशन डेटा मॉडल, आपकी सेकंड यूनिट बिल्कुल इसी पर है, बिल्कुल चिंता मत करो, आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है।
और आप जब कीज का कॉन्सेप्ट समझोगे तब भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टेबल वाला फॉर्मेट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल बिल्कुल आप जो सोच रहे हो बिल्कुल उसी की तरह क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम बात कर रहे होंगे। यहाँ पर क्या होगा कि आपके द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल स्टोर डेटा एज ऑब्जेक्ट, मतलब सारे डेटा को कैसे एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। और सिमिलर टू हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स की तरह ही है, लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी प्लस प्लस डिफाइन ऑब्जेक्ट्स, वैसे ही हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करेंगे। ईच ऑब्जेक्ट कंटेन एट्रीब्यूट डेटा एंड मेथड, और हर एक ऑब्जेक्ट के आपको पता ही है एक डेटा होता है उसके अंदर और एक मेथड्स होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, आपको ये भी पता है ना। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंस्टेंस ही तो होते हैं क्लास के। जैसे कि आपने एक क्लास बनाई एनिमल, और एनिमल के आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए, जैसे डॉग, कैट, ये सब क्या हो गए, एनिमल के ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। क्लासेस डिफाइन द प्रॉपर्टीज, आप पहले क्लास डिफाइन करोगे, उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर डिफाइंड हो जाएंगे। जैसे कि आपने एनिमल्स के अंदर डिफाइन कर दिया कि स्पीकिंग, वॉकिंग, ईटिंग, ये सब आपने डिफाइन कर दिया। और आप अब डॉग के अंदर जाकर स्पीकिंग में बार्क लिख रहे हो, वॉकिंग में मतलब कुछ आप मतलब अपने हिसाब से डॉग के लिख रहे हो, डॉग इज वॉकिंग, है ना। बिहेवियर्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट, ये मैं इसके लिए यार ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप बहुत बार पढ़ चुके हो, अपने जावा में भी पढ़ा है, ठीक है, और अब आप अभी आप सी प्लस प्लस में भी पढ़ोगे, ठीक है। रिलेशनशिप्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग यूजिंग इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन। आपने इनहेरिटेंस से आपको पता होगा, कंपोजिशन में क्या होता है, बिल्कुल इनहेरिटेंस की तरह ही होता है। मतलब ये समझ लो कि आप मल्टीपल जो क्लासेस है उनको एक क्लास में अगर यूज करें तो उसे कंपोजिशन कह सकते हो, ठीक है। इनहेरिटेंस में भी जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होते हैं बिल्कुल उसी की तरह होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने एक क्लास बना रखी है, जो कि एक हमारी सुपर क्लास, जिसके अंदर नेम और डेट ऑफ बर्थ हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हमने इनहेरिट कर लिया एक स्टूडेंट क्लास में, जैसे कि एक पर्सन थी हमारी, पर्सन में हम दो चीजें ले रहे थे, नेम और डेट ऑफ बर्थ। अब हमने उसको इनहेरिट कर लिया एक हमारी सब क्लास में स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ा होगा, बस हमें एक स्टूडेंट आईडी ऐड करनी पड़ी होगी, क्योंकि ये वाली जो पहले सी क्लास में दो चीजें थी, तो ये पहले से ही इसके अंदर आ गई होंगी, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है, ठीक है, इनहेरिट करने से जो पहले प्रॉपर्टी यूज हो रखी है वो अपने आप ही इसके अंदर डिफाइन हो जाती है। तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ई आर मॉडल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, कहाँ गए, यहाँ पर हम। तो देखो ये क्या है हमारा, एंटिटी रिलेशनशिप ई आर मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप ई आर मॉडल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी हम इसके आगे बहुत इसे डीप में पढ़ेंगे, एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, सारे टाइप के हम मतलब सब पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल चिंता मत करो, अभी मैं आपको बस इसका ओवरव्यू देता हूँ कि ई आर मॉडल होता क्या है। द ER मॉडल इज यूज टू विजुअली रिप्रेजेंट द एंटिटीज, ठीक है। आप क्या करोगे, एंटिटीज को विजुअली रिप्रेजेंट करोगे। इसमें एंटिटीज को आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हो इन द डेटाबेस के अंदर, एंड देयर रिलेशनशिप्स, और दो एंटिटीज के बीच में जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें भी आप डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। इट इज ऑफ्टन यूज ड्यूरिंग डेटाबेसेस डिजाइन टू मॉडल द लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज होता है डेटाबेस के। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, डिजाइन इज मॉडल्ड यूजिंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप, इन तीन चीजों का यूज करके बनाते हैं हम। एंटिटीज का, ये हमारी एंटिटी है जैसे कि स्टूडेंट, एट्रीब्यूट्स हमारे रोल नंबर, नेम, एज, स्टूडेंट आईडी हमारा क्या एट्रीब्यूट है, ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या रिलेशनशिप है, कस्टमर प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो ये प्लेस क्या है, एक हमारा ये हमारा रिलेशनशिप है कस्टमर और ऑर्डर के बीच में, ठीक है। एंटिटीज आर ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एंटिटीज आर ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट, हमने बता दिया आपको, कस्टमर या फिर प्रोडक्ट, ये क्या हो सकते हैं, आपके एंटिटीज हो सकते हैं। रिलेशनशिप डिफाइन हाउ दिस एंटिटी इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। अलग अलग एंटिटी आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है उसे हम रिलेशनशिप्स कहते हैं। जैसे कि कस्टमर, प्लेस एंड ऑर्डर, ये हमारा क्या है, एक हमारा रिलेशनशिप है, ठीक है, ऑर्डर और कस्टमर के बीच में। तो आई होप आपको ये सारे के सारे मॉडल समझ में आए होंगे, पांचों के पांचों। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी चीज समझ में नहीं आई, प्लीज कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जल्दीबाजी में आपको समझा नहीं पाता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं समझ पाते, ऐसा कोई बात नहीं है कि सभी लोग होते हैं, कुछ ही होते हैं, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो ऐसे सारी चीजें मैंने आपको बहुत डीप में पढ़ा दी है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करके जाना वीडियो को, और कमेंट भी करके जाना कि कैसा आपको लेक्चर लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको नोट परचेज करने हैं, यूनिट खत्म होने के बाद आपको नोट मिल जाएंगे, तो आप उन्हें परचेज कर सकते हो टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर। सो बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, OSD C++ लाना है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं लाता हूँ उसे भी, ठीक है।